वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम जो है खास करके जो मेडिवल हिस्ट्री में हमको पढ़ना होता है बीए थर्ड सेमेस्टर में, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर मिड टर्म की जो परीक्षा होती है उसमें पूछे जाने वाले हैं। आपको खास करके जब आप मध्यकालीन इतिहास लेते हो या इतिहास पढ़ते हो, खास करके इतिहास की मैं बात करूँ तो नई शिक्षा नीति के थे तब आपको पहले मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास दो फैक्टर आपको पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब इतिहास और प्राचीन इतिहास आपको पढ़ना है। तो जो इतिहास जिन छात्र छात्रों ने लिया, केवल हिस्ट्री जिनके जो है एक प्रकार से एडमिट कार्ड में लिखा है या फिर जिनमें केवल हिस्ट्री है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में आधुनिक भारत का इतिहास 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक थर्ड सेमेस्टर में। इससे पहले आपने 1757 तक आपने पढ़ लिया है लगभग, ओके, हमने चर्चा कर लिया है ऑलरेडी, आपको पता होगा 1757 ईस्वी तक, यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक आपने पढ़ लिया है सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, 1206 से। और उससे पहले हमने जो है मध्यकालीन इतिहास में पढ़ लिया था ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इस प्रकार से अब थर्ड सेमेस्टर में हमको क्या पढ़ना है, अर्थात भारत में जो यूरोपीय कंपनियां होती हैं उनके आगमन से लेकर के और खास करके जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक हमको पढ़ना है। अब क्या होता है, किसी किसी विश्वविद्यालय में केवल और केवल 1947 तक नहीं, जो है 1857 तक दिया है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 1950 तक दिया है। कहाँ तक दिया भाई, 1950 तक। तो 1757 से 1950 तक यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक, स्वतंत्रता जब से अंग्रेजों का शासन 1757 से प्लासी के युद्ध से प्रारंभ होता है, आपको पता होगा, और 1950 तक चलता है, यानी 1947 में आज़ाद होता है देश। 3 साल के बाद तक आप देखिएगा 2 वर्ष 11 माह के बाद में संविधान लागू होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के भारत की जो स्थिति रही है इस समय की, उसी के इतिहास के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले ये 4 टॉपिक्स होंगे जो कि मिड टर्म की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब इनमें कौन कौन से प्रश्न आपके अच्छे हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके आने वाले हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास। पहला टॉपिक्स आपका होता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ से प्रश्न आपसे बनेगा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में चर्चा करें, या जो है पुर्तगाली कंपनियां, एक प्रकार से आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से घुमा फिरा करके पूछेगा। प्रश्न पूछेगा कि भारत में पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे, या प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत में पुर्तगालियों के आगमन की पृष्ठभूमि बताइए, या भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का वर्णन करें, ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। या भारत में ब्रिटिश शक्ति के आगमन और सफलता की विवेचना कीजिए, या भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कीजिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो मैं बता दूं आपको कि भारत में कुल मिलाकर के सबसे पहले कौन आए थे। सबसे पहले आपको जो है कौन आए भाई, पुर्तगाली लोग आए भारत में मसालों के लिए। आप देखेंगे वास्को डिगामा जो होता है नए जलमार्ग की खोज करता हुआ भारत आता है, कालीकट स्थान पर 1498 में पहुंचता है। और ख़ास करके जब वो आता है तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा यहाँ पर वास्को डिगामा, तो ये यहाँ पर व्यापार करता है और बहुत अधिक लाभ कमा करके जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ के लोग भी आने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में आता है, 1509 तक यहाँ पर रहता है। इसके बाद में जो है आफोंसो डी अल्बुकर्क आता है, 1509 में 1515 तक रहता है, ठीक है। इसने भी कई सारी नीतियाँ बनाई थी। इसके 4 उद्देश्य थे कि यूरोप और भारत के मध्य स्थिति महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थानों पर आधिपत्य कर लेना और उन पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना। दूसरा उद्देश्य था कि पुर्तगालियों तथा स्थानीय निवासियों के मध्य विवाह करा के पुर्तगाली उपनिवेशों की स्थापना करना। ये इसका जो है अल्बुकर्क का मैटर था। इसके अलावा जहां विजय करना या उपनिवेश स्थापित करना संभव नहीं था, उन क्षेत्रों में दुर्गों का निर्माण करके पुर्तगाली साम्राज्य तथा जल शक्ति को सुरक्षित करना, ये इसका मेन मंतव्य था। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में उपरोक्त तीनों विकल्पों में से जो मैंने बताया अभी वो संभव नहीं थे, उन क्षेत्रों के स्थानीय राजाओं को पुर्तगाली अधीनता स्वीकार कराना और उनसे वार्षिक कर प्राप्त करना। इस प्रकार से ये 4 नियम थे इसके अल्बुकर्क के। तो ये 1509 में आया, 1515 तक शासन एक प्रकार से इसका पुर्तगाली कंपनी के रूप में यहाँ पर रहता है। इसके बाद में आप देखिएगा उसके बाद में भी कुछ पुर्तगाली आए, लेकिन ये महत्वपूर्ण रहे हैं जो है पुर्तगालियों में। खास करके पुर्तगालियों का पतन कई सारे कारणों से हुआ, चूँकि ये धार्मिक अत्याचार कर रहे थे, दोषपूर्ण शासन था इनका, पर्याप्त स्तर व जल सेनाओं का अभाव था इनके पास, दूषित व्यापारिक नीति रही इनकी,
दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, इसके कारण से ये पतन की ओर अग्रसर हुए। इसके अलावा पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार हो गया था, तो इसके कारण से क्या हुआ, 1580 ईस्वी के दौरान स्पेन ने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया और इससे पुर्तगाल की राजनीतिक और व्यापारिक स्थिति जो थी वो नष्ट हो जाती, स्वतंत्रता इसकी नष्ट हो जाती है, भारत में उसके हितों की उपेक्षा की गई। तो कुल मिलाकर के ये भी एक फैक्टर रहा। इसके अलावा और सारे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन रहा, तो इसके कारण से कहीं ना कहीं पे जो अभी तक एकाधिकार था इसका पुर्तगाली कंपनियों का, अब वो समाप्त होने लगा। पुर्तगालियों का जो नैतिक पतन रहा, चूंकि ये लोग जब भारत में आए थे साहस और महत्वाकांक्षी के लिए जाने जाते थे, देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित थे, लेकिन इनके गुणों में क्या हुआ, धीरे धीरे कमी आती गई और यही कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा धीरे धीरे इनके पतन का कारण बना। तो कुल मिलाकर के पुर्तगाली शासन का एक प्रकार से पतन हो गया और आप देखिएगा भारत में इनका जो है प्रभाव भी रहा है। आपसे पूछता कि पुर्तगाली शासन का भारत में प्रभाव क्या रहा है, तो जो है पहला प्रभाव रहा है कि पुर्तगालियों की व्यापारिक जो सफलता रही है वो डच, फ्रेंच और अंग्रेज़ों के व्यापार भारत में व्यापार से संबंधित करने के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। क्योंकि जब पुर्तगालियों की वजह से ये प्रभाव पड़ा कि जो फ्रेंच, डच और अंग्रेज ये लोग इन्हीं पुर्तगालियों को देख करके ही यहाँ पर व्यापार करने की दृष्टि से आए थे। इसके अलावा द्वितीय चीज़ ये प्राप्त हुआ कि पुर्तगालियों के हस्तक्षेप के कारण से मालाबार तट पर छोटे छोटे राज्य बने रहे और उनका जमोरिन के नेतृत्व में एकीकरण नहीं हो सका, ये चीज़। तीसरी बात ये कि पुर्तगालियों ने भारतीय युद्धों में बंदूकों और तोपों का प्रयोग किया था, इसका भारतीय युद्ध प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा चौथी बात ये रही इसका प्रभाव पड़ा कि जो है पुर्तगालियों ने क्या किया कि भारत तथा यूरोप के बीच में सामुद्रिक मार्ग की खोज करी, इससे भारत में यूरोपीय वस्तुओं के लिए बाजार बना और बड़ी मात्रा में भारतीय वस्तुओं का यूरोप जाना संभव हो सका। पांचवी बात ये रही इसका प्रभाव ये पड़ा कि पुर्तगालियों ने सामुद्रिक व्यापारिक मार्गों की निश्चित सुरक्षा नीति भी शुरू की थी और इसका अनुसरण बाद में जो यूरोपीय व्यापारी आए वो उन लोगों ने भी किया। इस प्रकार छठवीं नीति मतलब कि इनका प्रभाव ये पड़ा यहाँ पर कि पुर्तगालियों ने सामाजिक सुधारों जैसे विशेष रूप से सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था, ठीक है, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली थी। तो ये सब एक प्रकार से ये हुआ। इसके अलावा भारत में आप देखिए पुर्तगीज मध्य अमेरिका से भारत में तंबाकू एवं मक्का लेकर के आए थे, क्योंकि यहाँ पर तंबाकू और मक्का जैसी कोई खेती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर वो लोग लेकर आए थे तंबाकू और मक्का और फिर यहाँ पर जो है ये प्रारंभ हुआ, ठीक है। क्योंकि पुर्तगाली लोग जो थे मध्य अमेरिका से तंबाकू और मक्का लेकर के आए थे, जो कि भारत की फसल नहीं है, ये वहीं की फसल है, ठीक। आठवां विकास ये हुआ यहाँ पर, मतलब इसका प्रभाव ये पड़ा कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी, ये भी एक प्रकार से आप देखेंगे इनका प्रभाव रहा। तो कुल मिलाकर के ये तमाम सारे प्रभाव पड़े भारत में। और इसके बाद में आप देखिएगा डच का आगमन होता है भारत में, डचों का आगमन आप देखेंगे। डचों में खास करके आप देखिएगा जो हॉलैंड और इंग्लैंड के साहसिक नाविक थे वो उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम दिशा से भारत तथा पूर्व के लिए समुद्रिक मार्गों की खोज करने का प्रयास किया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी और इन्होंने खोज ही कर दिया था। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे डच जो थे वो आए तो भारत में, लेकिन भारत में डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित करी और इसके बाद में कोरोमंडल तट पर पुलिकट और बंगाल में हुगली पर नदी पर बालासेर में और पश्चिमी तट पर सूरत में व्यापारिक कोठियाँ भी बनाई। और इन्होंने आप देखेंगे डच जो लोग थे इन्होंने देश के भीतर भी आप देखेंगे अहमदाबाद हो गया, आगरा हो गया, कासिम बाजार हो गया, चिंसुरा हो गया, पटना, इन सभी जगहों पर कोठियाँ बनाई, उपशाखाएँ बनाई और पुर्तगालियों ने उनसे मालाबार तट तथा लंका जो था वो संघर्ष हुआ उन लोगों का। तो इस प्रकार से डचों ने पुर्तगाली शक्ति को समाप्त कर दिया जब डच लोग आए। और 1641 ईस्वी में मलक्का, 1639 ईस्वी में त्रिनकोमाली, 1656 ईस्वी में कोलंबो से पुर्तगालियों को निकाल करके क्या किया, वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें चलती रही और भारत में डच आए। डच लोग जो थे यूरोपीय युद्धों में व्यस्त रहे, जिसके कारण से जनधन के साधनों का यूरोप में व्यय होता रहा और ये भारत में पर्याप्त धन दे नहीं पाए, इसके कारण से इनका पतन हुआ। इसके अलावा डचों की कंपनी एक सरकारी कंपनी थी चूँकि, जिसके कारण से क्या हुआ कि इसके कर्मचारियों में स्फूर्ति और उत्साह नहीं था उतना ज़्यादा जितना पुर्तगालियों में था या अन्य कंपनियों में था। इसके अलावा डच कंपनी जो थी उसके जो कर्मचारी थे उसका वेतन भी बहुत कम था, तो व्यक्तिगत व्यापार में अधिक रुचि लेते थे लोग और जो कंपनी के मामले में वो कम करते थे। इसके अलावा डच लोगों की जो मुख्य रुचि थी वो मसालों के व्यापार में थी और वो पूर्वी द्वीप समूह में अधिक रुचि लेते थे, वहीं से मसाले मिल जाते थे उनको। इसके अलावा डचों ने अपनी सैनिक शक्ति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था और युद्ध में उनकी स्थिति दुर्बल हो गई इसी कारण से। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि यूरोप में अपनी स्थिति को खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खोने के बाद कोई भी जाति पूरब में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी और यही कारण था कि जो डच थे वो यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाए। इस प्रकार से डचों का खात्मा हुआ, डच का पतन हुआ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके बाद में आते हैं हमारे यहाँ पर अंग्रेज़। तो भारत में अंग्रेज़ों का आगमन जो हुआ है आप सभी को पता होगा। अंग्रेज़ लोग जो थे वो खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 22 सितंबर 1599 को लंदन के व्यापारियों ने रानी एलिजाबेथ से पूरब से व्यापार करने के लिए चार्टर प्रदान करने की प्रार्थना की थी। तो उन्होंने कहा था कि वे वहीं व्यापार करेंगे जहां पर पुर्तगालियों के दुर्ग, भंडार या गृह आदि नहीं होंगे। तो इस प्रकार से वो व्यापारिक 15 साल का एक चार्टर लेकर के आप देखेंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के व्यापारियों को रानी एलिजाबेथ ने क्या कर दिया, आज्ञा पत्र प्रदान कर दिया और कहा कि जाओ बेटा जो है राज करो, मतलब कि ऐश करो, व्यापार करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप देखेंगे कि जिस मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था, प्रश्न पूछा था कभी कभी। तो उसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। मर्चेंट माने होता है व्यापारी, तो मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये इसका नाम था। 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र था और ये एक प्रकार से भारत में और पूर्व के देशों के व्यापार का एक चार्टर था जो कि सरकार के द्वारा वहाँ के मिला था, वहाँ पर राजशाही चल रही थी। तो इस प्रकार से ये लोग यहाँ पर आए थे। शुरुआत में इनकी एक प्रकार से धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई। इनके समक्ष 2-3 चीज़ें थीं कि पहले तो ये यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष करें और दूसरी बात ये थी कि भारतीय जो छोटे छोटे राजा थे उनसे संघर्ष था इनका। त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहता है, कंपनी का विस्तार होता रहता है धीरे धीरे और कंपनी सुदृढ़ रूप धारण कर लेती है एक प्रकार से। और एक प्रकार से यही जो कंपनी रही है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो रही है, ये खास करके आप देखिएगा जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रही है यही खास करके भारत में अपनी एक प्रकार से पीठ जमा पाई और भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तो कुल मिलाकर के और इसके बाद में आप देखेंगे डेनिश लोग आते हैं। वह 1616 ईस्वी में अंग्रेज़ों के पश्चात 1616 में चूँकि व्यापारिक तरीके से कोठी स्थापित करके अंग्रेज लोगों की कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है स्थापित हो जाती है। इसके बाद में डेनिश भारत में आए। 1620 ईस्वी में एक प्रकार से तंजौर जिला जो पड़ता है जिसको ट्रायम्बकूर मतलब कि ट्रांक्यूबर कहते हैं, उसमें उन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित करी, फैक्ट्री स्थापित करी डेनिश लोगों ने। ठीक है, 1676 ईस्वी में सीरमपुर यानी बंगाल में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी और धीरे धीरे क्या हुआ कि डेनिश कंपनी भारत में अधिक ध्यान नहीं दे पा रही थी। दूसरी ओर फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध चल रहे थे और यहाँ विकास की अधिक संभावनाएं नहीं लग रही थी डेनिश लोगों को। ये लोग इन लोगों ने क्या किया कि कहा ठीक है, अंग्रेज़ों से बात करी और कहा कि ठीक है मैं हमारी कंपनी खरीद लो। 1845 ईस्वी में डेनिश जो कंपनी थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने क्या किया, बेच दिया। यानी कि किसको, अंग्रेज़ों को अपनी कंपनी बेच करके यहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद में फ्रांसीसियों का आगमन होता सबसे लास्ट में। फ्रांसीसी जो है भारत में पुर्तगालियों के बाद डच आए, डचों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए और सबसे अंत में फ्रांसीसी लोग आए। जलमार्ग की खोज के कुछ वर्ष बाद ही फ्रांसीसी जहाज भारत आने लगे थे, लेकिन आरंभ में फ्रांस के व्यापारियों ने भारत में नियमित व्यापार करने की कोई सामूहिक कंपनी नहीं बनाई थी। धीरे धीरे करके ये लोग इक्का दुक्का आते रहते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि लोगों को, फ्रांस के लोगों ने सोचा कि इंग्लैंड वाला तो मौज कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो हमको भी चलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है फ्रेंच व्यापारिक कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हो जाती है और भारत के साथ व्यापार करने का सक्रिय प्रयत्न जो होता है 1664 ईस्वी में ही हुआ, जब फ्रांस के राजा जो थे लुई 14वां, उनका तत्कालीन वित्त मंत्री था काल्बर्ट। काल्बर्ट ने क्या किया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी और उसने कॉम्पैनी फ्रेंसेज डेस इंडेस ओरिएंटेस यानी ये इसको कहा कंपनी को। और पूर्वी व्यापार में फ्रांसीसियों के विलंब से आने के कई कारण थे, क्योंकि प्रथम फ्रांस के शासक यूरोप में ही अपनी सीमाओं के विस्तार में रुचि रखते थे। द्वितीय कारण ये था कि फ्रांस में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो दो था यानी दो पंथ थे, इनमें संघर्ष चल रहा था। और तीसरी बात ये थी कि फ्रांस के व्यापारियों को विदेशी व्यापार के प्रति उत्साह नहीं था। चौथी बात ये थी कि फ्रांस के व्यापारियों में साहसिकता का अभाव था, साहसी नहीं थे और व्यापार में सरकार का बहुत हस्तक्षेप था, इसीलिए लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं आ सके, सबसे बाद में आए ये लोग, ठीक। और फ्रांसीसी कंपनी धीरे धीरे आकर के भारत में, आरंभ में आप देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी भारत में पर्याप्त सफलता शुरुआत में प्राप्त होती है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर उच्च तरीके से शासन कर रहे थे। मुगल सम्राट औरंगजेब से आज्ञा प्राप्त करके सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करी 1668 में। 1669 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से आज्ञा प्राप्त करके मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं फ्रांसीसी लोग।
1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी का ग्राम प्राप्त किया और भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र बन गया। मार्टिन भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक व्यवस्थापक था और इस प्रकार से क्या हुआ कि धीरे धीरे अपनी पीठ जमाते गए। 1698 ईस्वी में युद्ध समाप्त होने पर डचों ने पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस दे दिया। इस प्रकार से क्या हुआ, डचों के बीच में भी युद्ध हुआ था, कंपनी पर इसके संकट भी मंडराया और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि कंपनी की प्रगति हुई, कंपनी का पुनर्गठन किया गया। कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फ्रांसीसी आए। और ये कंपनियां जो थी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी लालसा जो थी वो बढ़ती गई। साम दाम दंड भेद तमाम प्रकार की नीतियां अपनाते गए ये लोग, अपने व्यवसाय की जड़ें मजबूत करते गए, राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया। चूँकि भारत उस समय बिखरा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इन यूरोपीय शक्तियों ने क्या किया, अंग्रेजों की नीतियाँ खास करके कार्यकुशलता ने भारत पर सर्वाधिक समय तक उन लोगों ने शासन किया। पहले अंग्रेजों ने क्या काम किया कि पहले जो विदेशी यानी उसके जो कंपटीटर थे फ्रांसीसी, ये लोग इन सभी को मार करके यहाँ से खदेड़ा और उसके बाद में फिर क्या किया, उसके बाद में फिर ये लोग यहाँ पर एक तरफा यानी कि एक साम्राज्य के तरीके से शासन करने लगे। तो इस प्रकार से ये था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो कि मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आसानी से आप कर पाएंगे। दूसरा आपका टॉपिक है कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा। आपको मैं बता दूं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन रहा है, ये चैप्टर भी हमने पढ़ा दिया। ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके के उसमें प्रश्न मैंने बता दिया ऑलरेडी, तो ये इसका चैप्टर 1 अपलोड हो चुका, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा। चूँकि कर्नाटक में आप देखिएगा जो राजनीतिक स्थिति रही कर्नाटक में, शुरुआत से ही कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष आरंभ होने के कई सारी कारण थे। चूँकि 1701 ईस्वी में औरंगजेब के जो सादुल्ला खां थे उसको कर्नाटक प्रांत का प्रबंध नियुक्त किया गया था। 1732 में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका भतीजा जो दोस्त अली था वो उत्तराधिकारी वहाँ का बनता है। और एक प्रकार से आप देखिएगा जैसे ही वो बनता है तो कर्नाटक या आरकाट कहा जाता था, उस राज्य का नवाब वंशानुगत हो गया। दोस्त अली ने अपने राज्य के विस्तार का प्रयास भी किया। उसके पुत्र सफदर अली और दामाद जो थे चांदा साहेब, उन्होंने जो है चित्रनापल्ली पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और तंजौर जिले को जीतने में सफल रहते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ कि जो तिरुचिरापल्ली और तंजौर के हिंदू शासक अपनी सुरक्षा के लिए मराठों पर निर्भर थे पूर्ण रूप से। इसके अलावा मराठा आक्रमण से सफदर जो अली थे उनकी स्थिति धीरे धीरे दुर्बल होती गई और इसके अलावा आप देखेंगे मराठा आक्रमण के उपरांत आप देखिए उत्पन्न अराजकता से लाभ उठा करके जो निजामुल मुल्क था उसने कर्नाटक में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए आरकाट पर आक्रमण कर दिया और इसने क्या किया, कर्नाटक में कुछ शांति स्थापित करने में सफलता प्राप्त करी। और इस प्रकार से क्या हुआ कि 1746 ईस्वी में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष धीरे धीरे शुरू हो गया और क्या हुआ कि कर्नाटक में राजनीतिक अराजकता और आर्थिक विनाश की स्थिति थी ही। और उस समय आरकाट में क्या रहा था कि अनवरुद्दीन नवाब था और त्रिचन्नापल्ली और तंजौर में हिंदू शासक थे और इनके अतिरिक्त 3 यूरोपीय केंद्र भी थे, पांडिचेरी, फ्रांसीसी और नागापट्टनम। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें डच और मद्रास में आप देखेंगे मतलब नागापट्टनम, पांडिचेरी में फ्रांसीसी लोग थे, नागापट्टनम में डच थे और फ्रांस में कौन थे, अंग्रेज, मतलब मद्रास में कौन थे, अंग्रेज थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 3 यूरोपीय केंद्र भी यहीं पर थे, पांडिचेरी में फ्रांसीसी लोग, नागापट्टनम में कौन थे, डच लोग और मद्रास में अंग्रेज लोग। और ये लोग आपस में ही थे चूँकि, तो इसमें संघर्ष होना परम सी आवश्यक, मतलब जाहिर सी बात है संघर्ष होना जरूरी था। तो क्या हुआ कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के यहीं से कारण भी शुरू हो जाते हैं। चूँकि अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों की स्थिति भी ही कुछ ऐसी थी कि दोनों में कारण बता। चूँकि कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के कई सारे कारण थे। पहला कारण था कि व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। आधारभूत कारणों में प्रथम कारण था ये था कि दोनों कंपनियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी, कंपटीशन था दोनों में। दोनों ही भारत में अपनी व्यापारिक एकाधिकार करना चाहते थी, उसमें संघर्ष होना तो जाहिर सी बात स्वाभाविक था। इसके अलावा इंग्लैंड फ्रांस शत्रुता, चूँकि यूरोप में उस समय क्या था कि इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के शत्रु थे। फ्रांस जो था यूरोप में प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा था और इंग्लैंड यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता था। इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ा, भारत में दोनों कंपनियों पर पड़ा। चूँकि दोनों कंपनियां एक तो इंग्लैंड की थी, एक फ्रांस की थी और जब वहाँ के राजा लोग आपस में लड़ रहे थे तो इस प्रकार से क्या हुआ कि यहाँ पर भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई।
इसके अलावा क्या हुआ, औपनिवेशिक स्पर्धा, चूँकि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य औपनिवेशिक स्पर्धा भी थी कि और वे उत्तरी अमेरिका में एक दूसरे के उपनिवेशों पर अधिकार करना चाहते थे। आप देखिए ये लोग ऐसे थे, फ्रांस और इंग्लैंड, यूरोप के लोग, ये पूरी दुनिया में शासन करने का प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये सोच रहा था फ्रांस कि हम आगे बढ़े, इंग्लैंड सोच रहा था हम बढ़े, इस प्रकार से। और कुछ तत्कालिक कारण भी था, जैसे कि 1740 ईस्वी में क्या हुआ कि ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ, और इस युद्ध में फ्रांस ने पर्सिया का और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया, और विपक्षियों की सहायता देने के कारण से भारत में भी आप देखिएगा दोनों कंपनियों के बीच में संघर्ष की भावना उत्पन्न हुई। और इस प्रकार से क्या हुआ, युद्ध यानी कि पहला युद्ध होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, 1746 ईस्वी में प्रारंभ होता है, 2 साल तक चलता है, 1748 ईस्वी तक। आप देखिएगा उत्तराधिकार युद्ध जो था ये एक प्रकार से ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध, ये 1740 में समाप्त हो जाता है। इसके बाद में 1700 जो है खास करके आप देखेंगे कि 1746 ईस्वी में मुख्य रूप से प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है भारत में स्टार्ट होता है 1746 में। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये खास करके आप देखिएगा ये युद्ध जो था इसमें कई सारी चीज़ें हुई, और प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था इसका महत्व भी है, और इसमें आप देखेंगे मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया, और डुप्ले जो था वो शांति बनाए रखने का प्रयास था, उसने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के संरक्षण के लिए प्रार्थना भी की थी। तो इस प्रकार से ये दोनों लोग आपस में एक प्रकार से आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध हुआ इसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने राजाओं को भी यहाँ के बचाने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इसका प्रभाव इस युद्ध का महत्व ये था कि प्रोफेसर डाडबेल महोदय इतिहासकार है, वो कहते हैं कि यह युद्ध जो था एक युगांतकारी घटना थी। यद्यपि बाह्य रूप से भी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ इस युद्ध से, और क्षेत्रीय सीमाएं पूर्व के समान ही थी, फिर भी आंतरिक रूप से सारी स्थिति बदल गई है। कहते हैं कि इसने कुशलतापूर्वक कार्य लेने पर सामुद्रिक शक्ति का ज़बरदस्त प्रभाव बताया, और इसने बताया कि डाडबेल महोदय ने कि भारतीय सेनाओं के लड़ने के ढंग से यूरोपीय ढंग अच्छा था। इसने उस राजनीतिक पतन को बताया जिसने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के हृदय को जकड़ लिया। यानी कुल मिलाकर के आप देखिएगा, पहली बात तो यूरोपीय व्यापारियों को राजनीतिक शक्ति बना दिया। दूसरी बात, डुप्ले ने क्या किया कि भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने की प्रथम बार गंभीर रूप से कल्पना की, और दोनों कंपनियों को शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत की राजनीतिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई, नौसेना तथा प्रशिक्षित सैनिकों का महत्व स्थापित हुआ। और मेल्सन कहता है कि इस युद्ध ने यूरोपीय शक्ति के द्वारा भारत विजय का मार्ग अज्ञात रूप से क्या कर लिया, प्रशस्त कर लिया। अभी तक उनको लग रहा था कि भारत में ऐसा करना एक प्रकार से वो है, तो इसमें दिक्कत की बात थी, डर लग रहा था उन लोगों को। लेकिन अब क्या था, वो डर से एकदम से खुल गए थे। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस युद्ध के माध्यम से उनको लगा कि भारत में कुछ नहीं, भारत में जब चाहें तो कुछ हम कर सकते हैं, भारतीय युद्ध कला जो है हमसे छोटी है या हमारे जैसी नहीं है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध फिर से शुरू हो गया 1749 ईस्वी में, 1754 ईस्वी तक चला ये युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था 4 साल लगभग चला था प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध लगभग जो है 46 से स्टार्ट 48 तक ख़त्म तो हो गया, लेकिन कुल मिलाकर के आप देखेंगे 4 वर्षों तक चलता है। चूँकि इसमें क्या था कि धीरे धीरे चला, फिर बंद हुआ, फिर चला, तो 4 वर्षों तक मान सकते हैं, लेकिन 2 ही वर्षों तक मुख्य रूप से चला। और एक्सला सेपेल की संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में, और उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन इससे अस्थायी शांति स्थापित नहीं हुई थी। सरकार और दत्ता, 2 इतिहासकार, ये कहते हैं कि युद्ध उनकी प्रतिस्पर्धा का नाटक का प्रथम अंक था। उसने केवल एक अंक को समाप्त किया था, दूसरा अंक अंदर से ही हो रहा था, यानी कि अभी एक प्रकार से बाकी था। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य शांति थी, लेकिन कर्नाटक में दोनों कंपनियों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार से आप देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कई सारे कारण थे। पहला कारण था कि दक्कन और कर्नाटक में खास करके फ्रांसीसी प्रतिष्ठा और शक्ति स्थापित हो गई थी। अंग्रेज इससे सशंकित थे। दोनों देशों के मध्य यूरोप में शत्रुता थी ही, और दोनों कंपनियां एक दूसरे की शक्ति को नष्ट करना चाहती थी। पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये हो सकता है कि दोनों पक्षों के पास बड़ी संख्या में यूरोपीय तथा स्थानीय सैनिक एकत्रित हो चुके थे। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद में दोनों कंपनियों के समक्ष यह समस्या थी कि इन सैनिकों को किस प्रकार व्यस्त रखा जाए, और दोनों कंपनियों को स्थानीय विवादों में भाग लेना आवश्यक हो गया था, जिससे कि वे उस पक्ष की सहायता करने को तैयार हो गए जो उनको सैनिक का व्यय दे सके, यानी कि जिन राजाओं को मदद करने के लिए।
इस प्रकार से यहाँ के राजाओं को भी मिला करके जो है ये लोग मतलब लड़ाई झगड़ा करते थे। आप देखेंगे कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन और भूतपूर्व जो नवाब थे दोस्त अली के दामाद चांदा साहब के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया था। चांदा साहब को नवाब बनने के लिए डुप्ले ने प्रोत्साहित किया था कि तुमको नवाब बनवाएंगे। इसका कारण यह था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय उसका नवाब अनवरुद्दीन से झगड़ा हो गया था और उसे भय था कि अगले युद्ध में अनवरुद्दीन अंग्रेज़ों की सहायता करेगा और उसने चांदा साहब जो मराठों की कैद में थे धन देकर के उनको छुड़ा लेते हैं और उनसे चांदा साहब को सहायता देकर के नवाब बनने का आश्वासन देते हैं। तो ये भी एक प्रकार से कारण रहा। इसके अलावा तंजौर की समस्या से भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष अनिवार्य हो गया था। 1738 ईस्वी में क्या हुआ कि तंजौर के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करके फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा जो थे उन्होंने कारिकल प्राप्त कर लिया और 1749 में तंजौर में पुनः से एक प्रकार से दोबारा उत्तराधिकार विवाद चला। इस बार अंग्रेज़ों ने विवाद में हस्तक्षेप करके जो है देवी कोटाई स्थान प्राप्त कर लिया। तो फ्रांसीसी लोग रुष्ट हो गए इससे। तो ये सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कारण बनता गया और इसके कारण से दूसरा युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो गया अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक, उसके बाद तीसरा भी युद्ध होता है। तीसरा युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 ईस्वी में प्रारंभ होता है, 1763 तक चलता है। पांडिचेरी की संधि हो गई। द्वितीय मराठा युद्ध जो था यह समाप्त हुआ और कर्नाटक की अनिश्चितता का वातावरण बना रहा। इसका कारण ये था कि फ्रांसीसी कर्नाटक में अपना प्रभाव स्थापित करने में असफल रहे थे, लेकिन हैदराबाद में उनकी शक्ति असंदिग्ध रूप से स्थापित थी। हैदराबाद का निज़ाम जो था उस समय मतलब कि सलाबत जंग जो था एक दुर्बल व्यक्ति था और बुशी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना उसकी रक्षा के लिए आवश्यक थी और बुशी दूरदर्शी और सफल व्यक्ति था। उसने बड़ी योग्यता से निज़ाम की रक्षा की और अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अंग्रेज़ों की भी पांडिचेरी की संधि में उसकी स्थिति को स्वीकार करना पड़ा था, लेकिन वो क्या किसी असंतुष्ट था। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात किया है कि फ्रांसीसी भी कर्नाटक में अपने अंग्रेज़ों के प्रभुत्व से असंतुष्ट थे। तो इस कारण से तृतीय एक प्रकार से युद्ध होता है, ये तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो ये सब एक प्रकार से आप देखेंगे अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य ये सारे युद्ध होते हैं और इसमें क्या होता है कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है अंग्रेज़ों की सफलता होती है, फ्रांसीसियों की असफलता होती है। इसके कई सारे कारण थे। कारण ये था, पहला कारण कि अंग्रेजी कंपनी जो थी सुदृढ़ वित्तीय और व्यापारिक स्थिति में थी, इसके पास रुपया पैसा भी था। दूसरा कारण ये कि अंग्रेजी कंपनी का उत्तम संगठन था। तीसरा कारण हो सकता है कि अंग्रेजी कंपनी को सरकारी सहायता भी मिला करती थी इंग्लैंड से। चौथा कारण है कि गृह सरकारों के स्वरूप में अंतर था। चौथा कारण है कि अंग्रेजी कंपनी के श्रेष्ठ अधिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा फ्रांसीसियों की दुर्बल दोषपूर्ण नीति थी और इसका कारण अगला कारण हो सकता है अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल पर विजय मिल गया 1757 ईस्वी में। और इसके अलावा फ्रांस की सरकार की दोषपूर्ण नीति थी। डुप्ले और लैली की जो है गलतियां भी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इसको ले डूबी। अंग्रेज़ों की शक्तिशाली नौसेना भी थी, तो इसके कारण से अंग्रेज़ों ने जो है एक प्रकार से विजय स्थापित करी। तो कुल मिलाकर के प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 रहा। कारण इसका ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध का कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध का शुरू होना, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में विरोधी थे। घटनाएं थी कि फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास पर अधिकार करना यहीं से प्रारंभ हो जाता है। प्रभाव ये पड़ा कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के प्रभुत्व की स्थापना हो जाती है। संधि एक्स ला सेपेल की संधि होती 1748 ईस्वी में। इस संधि के द्वारा युद्ध का समाप्त हो जाना और उसके बाद में फिर से आप देखिएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो होता है वो 1749 से 1700 एक प्रकार से 54 तक चलता है। कारण ये था कि मूल कारण हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए दो गुटों के बीच संघर्ष था, फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, इसमें भी संधि होती पांडिचेरी की संधि, इसके द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू होता है 1756 से 1763 तक चलता है। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ भी हो चुका था इसी समय और घटनाएं इसकी थी कि वांडीवास का युद्ध भी जनवरी 1760 ईस्वी में हो। फ्रांसीसियों की हार हुई और सलाबत जंग ने से अंग्रेजों की संधि हो जाती है। प्रभाव इसका ये पड़ा कि कर्नाटक और हैदराबाद अंग्रेजी प्रभुत्व में एक प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से पेरिस की संधि हुई 1763 में इंग्लैंड में और मतलब यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में भी युद्ध समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार भारत में भी फ्रांसीसी शक्ति का प्रभुत्व समाप्त हो गया और यहीं से और अंग्रेजों के साम्राज्य का विस्तार का मार्ग जो था प्रशस्त हो गया और अंग्रेज यहाँ पर एक प्रकार से खूब धड़ल्ले के साथ रहने लगे, अपनी मनमानी करने लगे और यहीं से आप देखेंगे कि अंग्रेजी सत्ता यहाँ पर बड़ी चरम में आती है। इसके अलावा प्लासी और बक्सर का युद्ध, अगला पॉइंट आपका आएगा प्लासी और बक्सर का युद्ध। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है आपका प्लासी और बक्सर का युद्ध। आपको पता होगा प्लासी और बक्सर का युद्ध ये बहुत ही महत्वपूर्ण है,
चूँकि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध यहीं से अंग्रेज़ों का एक प्रकार से भारत पर एक प्रकार से वास्तविक शासन प्रारंभ हो जाता है। प्लासी का युद्ध आधुनिक भारत के इतिहास का अत्यधिक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है और विद्वानों ने इस पर एक प्रकार से कई सारी प्रतिक्रिया भी दी है। आप देखिएगा कि ये घटना जो हुई थी, क्या हुआ कि मार्च 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव जो था उसने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीत लिया। नवाब इस घटना से क्रोधित हो गए। नवाब ने क्या किया, इसे अलीनगर संधि का उल्लंघन माना और नवाब ने क्या किया, वहाँ से भागे हुए जो फ्रांसीसी थे उन फ्रांसीसियों को यहाँ पर शरण दे दी। चूँकि क्लाइव जो था सिराजुद्दौला की विरोधियों से षड्यंत्रकारी समझौता कर चुका था और वह भी युद्ध बहाने की तलाश में था कि कोई बहाना मिले। तो वही हाल था कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसी की तर्ज पर क्लाइव ने क्या किया, नवाब पर जो है अलीनगर की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने क्या किया, उत्तर की प्रतीक्षा नहीं किया और उसके बिना भी इसने क्या किया, सेना के सहित मुर्शिदाबाद की ओर प्रस्थान कर दिया। प्लासी के युद्ध के कई सारे कारण थे कि पहला कारण ये था कि उत्तराधिकार को लेकर के विवाद था। क्योंकि अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला जो था उसको नवाब बनाना किसी को रास नहीं आया। उसकी मौसी और घसीटी बेगम जो थी, उनका एक अन्य मौसी भी थी, उसका जो है शौकत जंग था। उसने सेनापति मीर जाफ़र ने नवाब बनने के लिए अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के षड्यंत्र किया। अंग्रेज़ों को फूट डालो एवं राज करो की नीति अपनाने का अवसर प्राप्त हो गया और इसी अवसर की परिणति प्लासी के युद्ध में भी सामने आती है। दूसरी बात मतलब कि ये आई, मतलब यही प्लासी का युद्ध होने का मेन कारण रहा होगा। इसके अलावा दूसरा कारण ये हो सकता है कि दस्तकों का दुरुपयोग हो सकता है। क्या यही कारण था कि दस्तकों का दुरुपयोग करना, यानी मुगल बादशाह जो था उस समय फर्रुख सियर, उसने कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा दे दी और एक प्रकार से अंग्रेज व्यापारी भारतीय व्यापारियों को ये दस्तक बेच करके खुद मुनाफा उठा रहे थे। इससे नवाब को राजस्व का नुकसान हो रहा था। सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेज़ों से दस्तकों के दुरुपयोग हेतु मनाही की तो सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों की आंख का कांटा बन जाता है और ये भी एक प्रकार से युद्ध का कारण बना। इसके अलावा सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर अधिकार करना, ये भी कहीं ना कहीं पे आप देखिए गद्दी पर बैठने के बाद में सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेज़ों की लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश करी और उसने कासिम बाजार कोठी और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और इससे अंग्रेज उत्तेजित थे और उसने रास्ते से हटाने को प्रतिबद्ध हो गए। और इसके अलावा काल कोठरी की घटना का होना भी ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जब सिराजुद्दौला पर बस नहीं चला तो क्या हुआ कि उसे बदनाम करने हेतु हालबेल जो था उस पर काल कोठरी की घटना में 123 अंग्रेज़ों की मौत का आरोप लगाया और यह भी प्रचार किया कि ऐसे निर्दयी व्यक्ति को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। ये भी, और सिराजुद्दौला की कई सारी भूलें भी थी जो कि प्लासी का युद्ध का कारण बनी। चूँकि अलीनगर की संधि की शर्तों को भी स्वीकार करने से अंग्रेज़ों की हिम्मत और बढ़ गई और अब देखिएगा इन शर्तों से सभी लाभ अंग्रेज़ों को ही हो रहे थे। नवाब ने अपने व्यवहार से अपने कई अधिकारियों को नाराज़ भी कर दिया था और उनके प्रति विवेकपूर्ण नीति नहीं अपनाई थी। इससे असंतुष्ट हो गए थे इनके लोग। विरोधी भी कहीं ना कहीं पे आप देखिए विरोधी पाले में चले गए वो लोग, तो विरोधी इनके सबल हो गए। इस कारण से नवाब ने फ्रांसीसियों की सहायता भी नहीं की, उल्टे उनके पतन को मूक दर्शक बन करके देखा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि षड्यंत्र की जानकारी होने पर भी मीर जाफ़र आदि को कैद नहीं किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये कई सारे कारण, सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, चंद्रनगर पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया, दुश्मन का मित्र दुश्मन मतलब कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है मित्र होता है, ऐसा चीज़ें चलने लगी। तो प्लासी के सारे कई कारण थे। प्लासी के युद्ध की अगर बात की 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध हुआ था। क्लाइव उस समय यानी कि लॉर्ड क्लाइव जो था उसने 950 यूरोपीय पदाती और 100 यूरोपीय तोपची थे उसके पास, 50 नाविक थे, 2100 भारतीय सैनिक थे। उसकी विशाल सेना लेकर के मुर्शिदाबाद के प्रस्थान किया। 22 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव जो था लॉर्ड क्लाइव भागीरथी नदी के तट पर स्थित प्लासी का नामक एक गांव है वहीं पर पहुंचा। नवाब भी अपनी 50,000 की सेना के साथ पहले ही प्लासी पहुंच चुका था। नवाब जो था उसके साथ कुछ फ्रांसीसी तोपची भी थे। क्लाइव पहले तो नवाब की विशाल सेना देख करके डर गया। षड्यंत्र की वजह से ज़्यादातर सेना तो युद्ध में भाग ही नहीं लिया उसने। मतलब नवाब की सेना का दाहिना हाथ था, मतलब दाहिना भाग राय दुर्बल की कमान में था और बायां भाग जो था वो मीर जाफ़र की कमान में था। चूँकि ये दोनों पहले से अंग्रेज़ों से मिल गए थे और युद्ध के दौरान उन्हें निष्क्रिय देख करके क्लाइव की घबराहट दूर हो गई। 23 जून 1757 को क्या हुआ कि मीर मदान मोहन लाल और फ्रांसीसी तोपची ने जान बचा करके या जान की बाजी लगा करके भीषण युद्ध किया
और इस प्रकार से मीर जाफ़र को निष्क्रिय देखा। तो कुल मिलाकर के बहुत इसमें क्या हुआ कि जो नवाब था इसका सिराजुद्दौला जो था इसका साथ नहीं दिया इन लोगों ने, मतलब उसके जो उत्तराधिकारी थे या फिर उसके उत्तराधिकारी बोल रहा हूँ, उसके जो एक प्रकार से जो अधिकारी लोग थे उन्होंने लोगों ने उसको धोखा दिया है। तो इस प्रकार से अंग्रेज लोग ये युद्ध जीत जाते हैं। तो ये युद्ध अंग्रेज़ों और भारतीय जो मतलब कि नवाब था उस समय, भारतीय नवाब ये बोले या उस समय का नवाब था ये सिराजुद्दौला, ठीक। तो सिराजुद्दौला जो था इसका ये हार जाता। तो प्लासी के युद्ध के संबंध में के.एम. पाणिकर कहते हैं कि प्लासी एक ऐसा व्यापार था जिसमें बंगाल के धनवान सेठों और मीर जाफ़र ने मिल करके नवाब को अंग्रेज़ों के हाथ क्या कर दिया, बेच दिया। तो एक प्रकार से मीर जाफ़र और धनवान जो सेठ थे उन लोगों ने मिल करके अंग्रेज़ों के हाथ में बेच दिया। और प्लासी का युद्ध सबसे बड़ा एक प्रकार से आप देखिएगा फैक्टर सिद्ध होता है भारत में शासन करने का, अंग्रेज़ों की हिम्मत बढ़ने का। मेल्सन कहते हैं कि इतना तुरंत अस्थायी और विस्तीर्ण परिणामों वाला कोई अन्य युद्ध नहीं हुआ। यानी आप देखिएगा 50,000 की सेना थी इनके पास, तो तुरंत ही रोक सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि बस वही कि घर के भेदी लंका ढावे, तो वही वाला हाल था। तो ये सब हुआ। इसके अलावा क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो है प्लासी का युद्ध अब ये हो गया, प्लासी के युद्ध में हार होती है और अंग्रेज़ों की जीत होती है। उसके बाद में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ था भाई, इसके बारे में अगर पूछे तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध जो हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो उसके अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया था 1764 वाला बक्सर का युद्ध जो था, जो वहाँ पर नहीं कर पाए थे लोग, अंग्रेज लोग, वो यहाँ पर पूर्ण हुआ। क्योंकि क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर वर्चस्व हो चुका था प्लासी के युद्ध के बाद से। मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय उनका पेंशनर बन गया था। बक्सर के युद्धों में अंग्रेजों ने एक साथ 3 शक्तियों को परास्त किया। पहला तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, उसको परास्त किया। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसको परास्त किया। और मुगल सम्राट था उस समय शाह आलम द्वितीय, उसको परास्त किया। कुल मिलाकर के बक्सर के युद्ध के भी कई सारे कारण थे। पहला कारण था कि जो है दस्तक के प्रश्न पर। दूसरा कारण था कि न्याय के प्रश्न पर, न्याय की बात पर भी एक प्रकार से युद्ध हुआ था ये। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों की लूट भी, मीर कासिम को पद से हटा दिया जाना, ये सब भी, पटना हत्याकांड की घटना। इसके अलावा त्रिशक्ति समझौता भी जो है एक प्रकार संपन्न हुआ था। मीर कासिम इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वह मदद के लिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा था। किस्मत से मुगल बादशाह शाह आलम नवाब और शुजाउद्दौला जो था उसका अतिथि था। इसके बीच अंग्रेज विरोधी त्रिशक्ति समझौता संपन्न हो जाता है। शुजाउद्दौला जो था उसकी नीति ये थी कि अवध का नवाब था ये शुजाउद्दौला, और ये खास करके आप देखिएगा इस समझौते के मुख्य रूप से जो 3 फायदे इसको मिल रहे थे, कई सारे और भी फायदे मिल रहे थे कि मीर कासिम को गद्दी वापस दिलाने में सहायता मिलती, बिहार को प्राप्त कर सकता था, मीर कासिम के पास 10 करोड़ का कोष था उसे प्राप्त करना चाहता था, कई सारी चीज़ें थी। तो तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। किसी दिन हम चर्चा करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में, विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। ये सब बक्सर के युद्ध था। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी चीज़ें यही बक्सर और प्लासी का युद्ध, ये 2 युद्ध ऐसे हैं जिसके तहत, यानी यही 2 युद्ध ऐसे थे जिसके कारण से क्या हुआ कि भारत में खास करके अंग्रेज़ों का पूर्ण आधिपत्य हो जाता है और यहीं से अंग्रेज लोग एक प्रकार से मनमानी करना प्रारंभ कर देते हैं। और अलीवर्दी खां जो है इसको यूरोपीय, मतलब कि एक प्रकार बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां एक, उसको मधुमक्खियों की उपमा दी जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं। प्लासी का युद्ध तो आप सभी को पता होगा, हुगली नदी के तट पर हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। ठीक। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि ये 2 युद्ध बड़े महत्वपूर्ण हैं, मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है आपका, मतलब अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है आपका कौन सा, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादेशिक विस्तार, यानी कि मराठा, सिंध और अवध। 1770 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक का जो समय काल रहा कंपनी का, इसमें क्या क्या हुआ, ये भी चीज़ें थोड़ा सा जानना आपको परम आवश्यक है। क्योंकि इस समय तक क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, इस समय क्या हुआ कि कई सारे युद्ध भी हुए हैं। अंग्रेजों, चूँकि पहला मराठाओं की बात की है, चूँकि उस समय मराठा भी उत्कर्ष पर थे, तो अंग्रेजी नीति और मराठा राज्य में हस्तक्षेप जो अंग्रेजों ने किया। चूँकि मराठा संघ की मैं बात करूँ तो पेशवा माधव राय के समय में रघुनाथ राव ने पेशवा पद पाने के लिए जो षड्यंत्र किया था, उससे मराठों में फूट आरंभ हो जाती है। फिर भी भारत में वे सबसे शक्तिशाली मराठे ही थे और उनका राज्य गुजरात से उड़ीसा और दिल्ली से मैसूर तक फैला हुआ था। मराठा एक संघ था जिसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले और शक्तिशाली तमाम प्रकार के सरदार लोग भी शामिल थे। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि मराठा संघ को P.E. रॉबर्ट्स महोदय कहते हैं कि विचित्र एवं
एक आश्चर्य में पहेली थी उस समय। अंग्रेज़ों की नीति यह थी कि दक्षिण में मराठा निजाम और मैसूर के त्रिकोणीय संघर्ष से बचा जाए। पूना में बम्बई सरकार के प्रतिनिधि मोस्टिन था। उसने पेशवा माधव राय को आश्वासन दिया था कि जब तक कंपनी और उसके मध्य मित्रतापूर्ण संबंध रहेंगे, कंपनी उसके विरोधियों का समर्थन नहीं करेगी। लेकिन काफ़ी समय से बम्बई सरकार की दृष्टि सालसेट और बासिन पर लगी हुई थी और इनको प्राप्त करके वे बम्बई की सुरक्षा मजबूत करना चाहते थे। कोंकण और मालाबार तटों पर भी उनके विस्तारवादी उद्देश्य थे। इसके बाद में क्या हुआ कि नारायण राव की हत्या के पश्चात पूना में जो अंतरकलह उत्पन्न हुई, उन्होंने उसका लाभ उठाने का निश्चय किया और इस प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे स्थितियाँ बिगड़ती गई और मराठाओं में गृह युद्ध की स्थिति भी बन चुकी थी। तो ये सब कहीं ना कहीं पे इसके कारण से प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध होता 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक, तो इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसका कारण ये था कि इस युद्ध का कारण कई सारा था, जैसे कि पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद में राघोबा पेशवा बना, लेकिन इस हत्या से में राघोबा का हाथ था और उसने पेशवा पद से हटा दिया गया उसको। राघोबा ने अंग्रेज़ों की सूरत की संधि करके उसकी सहायता से पेशवा पद प्राप्त करने का निश्चय किया था। दूसरा कारण यह था कि बम्बई सरकार सालसठ बासिन तथा अन्य टापुओं को प्राप्त करके बम्बई की स्थिति को दृढ़ करना चाहती थी और उसने राघोबा को सहायता देने का स्वीकार भी किया था। युद्ध इसमें तीसरा कारण ये था कि युद्ध के लिए मोस्टिन की नीति भी उत्तरदायी रही, न कहीं ना पे राघोबा और बम्बई की सरकार को प्रोत्साहित करके सूरत की संधि कराई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इसके अलावा आप देखिएगा नाना फड़नवीस की राघोबा के प्रति कठोर नीति भी उत्तरदायी रही होगी, जिससे राघोबा अंग्रेजों की शरण लेने को बाध्य हो गया था। तो इस प्रकार से प्रथम आंग्ल यानी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध ये हुआ था। ठीक, और इसके पुरंदर की संधि हुई 1776 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता सरकार ने बम्बई सरकार की युद्ध नीति का विरोध किया। कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, युद्ध नहीं छोड़ना चाहती थी एक प्रकार से। तो कई सारी चीज़ें थी इसमें। ये संधि होती पुरंदर की सन 1700 में। फिर आप देखिएगा कि बड़गांव की संधि होती है। कई सारी चीज़ें सालबाई की संधि होती 17 मई 1782 ईस्वी को। और जा कर के आप देखिएगा संधि के बाद में आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से प्रारंभ होता है, 1805 तक चलता है। इसमें आप देखिएगा सालबाई की जो संधि थी 1782 ईस्वी में, उसके पश्चात अंग्रेजों और मराठों के मध्य 20 वर्षों तक शांति बनी रही। और इस शांति के मुख्य दो कारण थे। प्रथम तो ये कारण था कि इन वर्षों में अंग्रेज अनेक मामलों में व्यस्त रहे। कंपनी के डायरेक्टर जो थे और बंगाल के गवर्नर जनरल सामान्यतः युद्ध में नहीं फंसना चाहते थे। द्वितीय कारण ये था कि महादजी सिंधिया थे, उन्होंने उत्तर भारत का अधिकांश अपने भाग जो था अपने नेतृत्व में कर लिया था और अंग्रेज उनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे। क्योंकि महादजी जो थे अंग्रेजों से युद्ध वो भी नहीं चाहते थे, तो इस कारण से युद्ध नहीं हुआ, 20 सालों तक शांति बनी रही। ठीक, इसके अलावा धीरे धीरे क्या हुआ कि कई सारे कारण हुए जिसके कारण से ये युद्ध हुआ। इसके बाद में द्वितीय युद्ध की भी संधि हुई, 31 दिसंबर 1802 को संधि हुई, बासिन की संधि। ठीक, और युद्ध के कई सारे कारण थे इसके, चूँकि बेलेजली की साम्राज्यवादी नीति के कारण से बासिन की संधि और सहायक संधि प्रणालियों के द्वारा कई सारी चीज़ें होती गई। इस प्रकार से युद्ध बढ़ते गए। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इसके भी कई कारण थे, चूँकि पेशवाओं में असंतोष था और इसके अलावा और भी कई सारे कारण थे, जैसे कि पेंडारियों की समस्या, नागपुर के भोसले का असंतोष, पेशवा पर नियंत्रण, पूना संधि जो थी 13 जून 1817 ईस्वी की, सिंधिया पर नियंत्रण, ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 के द्वारा। अंग्रेजों ने क्या किया कि पिंडारी विरोधी अभियान में सिंधिया लाभ उठाने का प्रयास कर रहा था। सिंधिया ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सेना के निकालने में भी बाधा डाली थी और अब क्या दिया गया था, उसे नियंत्रण में लाने के लिए हेस्टिंग्स ने क्या किया, उस पर ग्वालियर की संधि थोप दी और सिंधिया असंतुष्ट हो गया। और इस प्रकार से सिंधिया को उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बूंदी ये सब राजपूत राज्यों से संधि करने के लिए वंचित कर दिया गया। तो कई सारे कारण रहे और होलकर को दुर्बल करना, गायकवाड़ की संधि, तत्कालिक कारण भी कई सारे रहे होंगे। तो ये तमाम प्रकार के कारण थे और मराठों के पतन के भी कई सारे कारण थे, चूँकि एकता का अभाव धीरे धीरे होने लगा था। मराठा राज्य का स्वरूप भी बदलने लगा था, केंद्रीय शक्ति का अभाव था, उच्च आदर्शों का अभाव था, दोषपूर्ण आर्थिक नीति बना रहे थे, दोषपूर्ण सैनिक संगठन था, दुर्बल नेतृत्व था, भारतीय शक्तियों को से शत्रुता कर रहे थे ये लोग। यानी मराठों लोग जो थे अन्य भारतीय राजाओं के सहयोग के साथ एक प्रकार से नहीं रहना चाहते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें भारतीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था, लेकिन वो लोग नहीं करना चाहते थे।
ये लोग क्या थे कि लूट मार की नीति से राजपूत सिख जो थे वो नाराज़ थे मराठाओं के, क्योंकि मराठा लोग लूटपाट का एक प्रकार से जरिया अपनाते थे। और इसका परिणाम ये हो कि अंग्रेज़ों से अकेले युद्ध करना कहीं ना कहीं पे भारतीय राजा से सहायता नहीं मिलती, तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे गलत चीज़ थी। और इसी कारण से क्या हुआ कि ये हार का सामना करना पड़ता है। कई सारी चीज़ें हैं, जागीरदारी प्रथा का विकास हुआ, नाभिक शक्ति का अभाव, भौगोलिक ज्ञान का अभाव था इनके पास, दुर्बल प्रशासनिक व्यवस्था थी मराठों की, अंग्रेज़ों का श्रेष्ठ संसाधन था जिसके कारण से मराठा लोग का पतन हुआ। इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक छत्र अब राज करना प्रारंभ कर देते हैं, कौन? ये जो थे यानी अंग्रेज लोग। तो इस प्रकार से अंग्रेज लोग यहाँ पर फिर शासन करते हैं। इसके बाद में आप देखिएगा जो है अफ़गान जो है आंग्ल अफ़गान संबंध भी इसमें पढ़ना पड़ता है। तो चूँकि उस समय आप देखिएगा अफ़गानिस्तान आकलन नीति और दोस्त मोहब्बत नीति, त्रिपक्षीय संधि, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बस इतना अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध भी हुआ, तो ये और एक प्रकार से इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि धीरे धीरे सारी चीज़ें समाप्त होती गईं और एक छत्र अब अंग्रेज़ों का राज होता गया। अवध मतलब हर जगह पे आप देखिएगा तो कुल मिलाकर के अवध में लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी का एक प्रकार से जो हड़प की नीति थी उसके तहत तमाम प्रकार की चीज़ों को जो है हड़प की नीति के द्वारा उसने क्या किया, राज्य को अपने में एक मिला लिया। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि अंग्रेज लोग फूट डालो राज करो की नीति को अपना करके संपूर्ण भारत पर आप देखेंगे एक छत्र राज करने का प्रयास उनका जो था वो सफल होता गया। और हमारे भारतीय राजा जो थे कहीं ना कहीं पे मराठा लोग राजपूतों से, राजपूत लोग सिखों से, इस प्रकार से क्या था कि आपस में ही सब लड़ भिड़ रहे थे। और इसी के कारण से क्या हुआ कि अंग्रेज लोगों को एक प्रकार से ये मिला कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो जिनसे एक से मिल जाते थे फिर दूसरे पर चढ़ाई करके उसका राज कब्जा लेते थे, फिर कुछ दिन बाद दूसरे से मिल करके इसको कब्जा मतलब कि पटक देते थे। इस प्रकार से क्या किया कि धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को आपस में लड़ा भिड़ा करके इन लोगों ने क्या किया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और आप लोग देख ही रहे हो, देखते मतलब कि लगभग 2-3-2-250 वर्षों तक शासन किया प्रत्यक्ष रूप से भारत पर। भारत को गुलाम बना करके रखा किसने? अंग्रेज़ों ने। तो इस प्रकार से ये था। तो ये एक प्रकार से 4-5 पॉइंट थे जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनको समझना परम आवश्यक था। तो ये मैंने सोचा आपको इसको समझा दिया जाए, तो कुछ मात्रा में आपको जानकारी तो मिली ही होगी। अगर कुछ चीज़ें आपके समझ में नहीं आई हैं, मुझे पता है कि आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ नहीं आई हैं, लेकिन एक दो बार वीडियो 3 बार देखिएगा तो कुछ चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। और बाकी जब चैप्टर वाइज वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो उसमें एक एक चैप्टर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसमें आपको भटकने की या कुछ नहीं समझ में आया तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको, चूँकि स्पीड में मैंने इसको बताया है और मुझे भी पता है कि इसमें आपको समझ में ज़्यादा नहीं आया है। कुछ चीज़ें आपकी समझ में आई हैं लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आई होंगी, क्योंकि पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल समझ से ऊपर होंगी आपकी। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पेपर लगे हैं, शुरुआत के दो चीज़ 3 चीज़ें जो मैंने बताई वो महत्वपूर्ण है। बाकी जो बाद में मैंने तमाम सारी चीज़ें बताई तो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिड टर्म के लिए नहीं, लेकिन सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सेमेस्टर परीक्षाओं तक आते थे मैं विस्तार से आपके तमाम प्रकार की चीज़ों पर चर्चा कर चुका हूँगा। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि सर जी मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। बाकी कुछ मात्रा में जो कुछ भी चीज़ें अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ें आपके समझ में आ गई तो मैं समझूंगा कि यह वीडियो बनाने का मेरा जो मंतव्य था, मेरा जो उद्देश्य था वो सफल हुआ। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो कुछ मात्रा में पसंद जरूर आई हुई होगी। पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जल्द ही आपकी क्लासेस प्रारंभ होंगी, बोर्ड वाली जो चल रही थी वो, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, बाकी क्लासेस आपकी हो ही रही हैं, आप लोग देख ही रहे होगे। हर एक सब्जेक्ट का ये मिड टर्म की मैंने सोचा कि डाल दिया जाए, ताकि आप मिड टर्म के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, हताहत थे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ व्यवस्था ज़रूरी है। तो मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छांटा और उस पर चर्चा करने का एक जो छोटा सा प्रयास मेरा था, इसके तहत मैंने आपके समक्ष चर्चा करी। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।